नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लाइफ एक्सप्रेस वेयर देयर इज नो ड्रामा, नो फेक, ओनली फैक्ट्स टू कीप यू अवेक। जी हाँ, सही सुना आपने। लाइफ एक्सप्रेस एक ऐसी दुनिया है, एक ऐसा एकेडमिक प्लेटफॉर्म है जहाँ हम बेमतलब की बातें नहीं करते, क्योंकि यहाँ बातें होती है सिर्फ रियल लाइफ के, रियल लोगों के, रियल अचीवमेंट्स की, और बातें होती है रियल नॉलेज की अंडर भारतीय ज्ञान परंपरा, जिसकी बुनियाद वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित है। वसुधैव कुटुंबकम यानी द होल वर्ल्ड इज आवर फैमिली। भले ही वसुधैव कुटुंबकम और अतिथि देवो भव का पालन करते करते हिंदुस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन आज हर भारतीय को ये कहते हुए काफ़ी गर्व होता है कि भारत एक ऐसा देश है जिसने आज तक ना ही किसी पे आक्रमण किया और ना ही किसी पे राज किया। हाँ, हमने पूरी दुनिया पे राज किया, लेकिन उनके अधिकार, अस्तित्व एवं संस्कृति को छीन कर नहीं, बल्कि उनके दिलों पर राज किया, अपनी प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति और फिलॉसफी की खुशबू बिखेर कर। इसी भारतीय परंपरा को आगे बढ़ाते हुए लाइफ एक्सप्रेस अपने मिशन पे आप सभी के सहयोग से आगे बढ़ रही है, जिसमें मेरा यही प्रयास है कि भारतीय संस्कृति एवं ज्ञान प्रणाली का समुचित अध्ययन कर उसके भाव को, उसमें निहित संदेश को आपके सामने, वर्ल्ड सोसाइटी के सामने प्रस्तुत करूं, क्योंकि आज पूरी दुनिया में एक नहीं कई कारणों से अनेक प्रकार के संकट के बादल मंडरा रहे हैं, खूनी युद्ध चल रहे हैं, परिवार में, समाज में, राष्ट्र में और पूरे विश्व में। पूरी दुनिया आज एक सोसाइटल मॉडल ऑफ लिविंग ढूंढ रही है, जिसे अपनाकर वो शांति और सौहार्द के साथ जी सके। लेकिन अफसोस, दुनिया के पास ऐसा कोई मॉडल नहीं है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि भारत के पास ऐसा सोसाइटल मॉडल ऑफ लिविंग है जिसे अपनाकर हम पूरे विश्व में शांति और उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। और उसी मॉडल को हम आज भारतीय ज्ञान परंपरा के रूप में देख रहे हैं। तो चलते हैं कार्यक्रम के अगले सेगमेंट हॉल ऑफ फेम की ओर, जहां हम मिलेंगे एक ऐसी शख्सियत से जो वाकई समाज के लिए एक रियल रोल मॉडल हैं, अपने उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्यों के चलते। लेकिन हम में से अधिकांश लोग उनकी उपलब्धि या अचीवमेंट से आज भी बेखबर हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के हॉल ऑफ फेम में हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान हैं, जिनके जीवन से जुड़े कई रोचक तथ्य हैं। इससे पहले कि हम उन रोचक तथ्यों को जानें उन्हीं की जुबानी, मैं चाहूँगा कि अपने विशिष्ट अतिथि का एक संक्षिप्त परिचय आपके समक्ष प्रस्तुत करूँ। आज के हमारे विशिष्ट अतिथि का जन्म हरियाणा के यमुनानगर बिलासपुर तहसील के अजीजपुर कला नामक गांव में एक सामान्य परिवार में हुआ था। बचपन से ही अपनी विलक्षण प्रतिभा और कर्मशीलता के साथ साथ उनकी रुचि समाज सेवा की तरफ होने लगी थी। काफ़ी विषम परिस्थितियों के बीच उन्होंने अपनी प्रारंभिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा अव्वल दर्जे से सफलतापूर्वक पूरी की। More importantly, our today's guest did his PhD and postdoc in organizational and
इंटीग्रल डेवलपमेंट, और अपने शोध के निष्कर्ष से प्रेरित होकर उन्होंने एक समाज केंद्रित अभियान को जन्म दिया जिसका नाम है भारतवर्ष वॉरियर कल्चर अर्थ स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर इंटीग्रल डेवलपमेंट्स। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर महेंद्र कुमार जी की। तो चलिए मिलते हैं डॉक्टर महेंद्र जी से, जो बड़े ही बेबाकी से समाज की चिंताओं को व्यक्त करते हैं, उसका समाधान भी बताते हैं और उन समाधानों का समुचित क्रियान्वयन कैसे हो वो भी आज वे हमसे साझा करेंगे। तो अब मैं चलता हूं डॉक्टर महेंद्र कुमार जी के पास। सर, सबसे पहले तो मैं आपकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए अपने दर्शकों समेत मैं अपने अंतःकरण से आपका धन्यवाद भी और सादर आभार भी व्यक्त करना चाहूँगा कि आज आप लाइफ एक्सप्रेस से जुड़े। जैसा कि मुझे ज्ञात है कि आपने ऑर्गेनाइजेशनल एंड इंटीग्रल डेवलपमेंट के ऊपर आपने अपने पीएचडी प्लस पोस्ट डॉक भी किए हैं और काफ़ी अच्छे कार्य किए हैं, और उसी से प्रेरित होकर आपने एक समाज केंद्रित या राष्ट्र केंद्रित एक अभियान को भी आपने जन्म दिया जिसका नाम है भारतवर्ष वॉरियर कल्चर अर्थ स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर इंटीग्रल डेवलपमेंट्स। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि समाज सेवा या राष्ट्र सेवा का भाव आप में कब, कहाँ और कैसे आई। साथ में आप ये भी बताएं कि आपके इस अभियान के 3 मुख्य लक्ष्य क्या हैं और उन लक्ष्यों तक पहुंचने में आप कितने सफल रहे हैं और क्या है आपकी आगे की रणनीति। जी, सबसे पहले तो मैं आपको लाइफ एक्सप्रेस चैनल, जो कि आपने भारतीय संस्कृति विज्ञान के क्रांतिकारी विकास के लिए शुरू किया है, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामना देता हूं सर, कि आपका चैनल भारत में एजुकेशनिस्ट्स के लिए, मैनेजर्स के लिए, प्लानर्स के लिए प्रेरणा बन जाए, रणनीतिकार बन जाए। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामना सर। अब पहला क्वेश्चन है कि आपने पूछा है कि ये प्रेरणा कहाँ से मिली। जी, ये प्रेरणा है सबसे पहले तो हमारा देश ऋषि महर्षियों क्रांतिकारियों का देश है, और जब से मैं पढ़ रहा हूँ, बचपन से लेके, गांव से लेके, या मैं भारतीय वायुसेना में गया, तो मैं ये ऑब्जर्वेशन करता रहा कि हमारे देश में कुछ मेरे को ज्ञान था कि ऋषि महर्षियों का विज्ञान बहुत ऊंचा होता है, क्रांतिकारी कैसे हमारे देश में। तो इतना सब कुछ होते हुए भी हमारा देश गरीबी, लाचारी, बीमारी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार में क्यों डूबता जा रहा है। तो धीरे धीरे वो बातें समझ में आने लगी, समझने की कोशिश की, और फिर मेरा एक रियलाइजेशन हुआ सर, मेरे को जिसको कहते हैं रियलाइजेशन कहते हैं, स्वामी विवेकानंद ने भी ये कहा कि सेल्फ रियलाइजेशन, इसके ऊपर मेरे को हुआ कि वर्ल्ड में जो है दैट इज ए क्राइसिस ऑफ कॉन्शियसनेस, और हमारे देश में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो इसलिए हैं कि हम अपने महान पूर्वज जो कि आसमान से भी ऊंचे हैं जी, सब चीजों में, हमारे ऋषि महर्षि क्रांतिकारी बलिदानी, उनको तो भूल गए। अब हमने अपना डेवलपमेंट का मॉडल वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर बेस्ड कर लिया जी, डेमोक्रेसी का मॉडल वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर मॉडल कर लिया। सरपंच के इलेक्शन से शुरू होता है, एमएलए तक, एमपी तक, दारू, सब चीजें बढ़ती रहती हैं। तो और हमने भ्रष्टाचार को, राजनीतिक पार्टी कोई भी हो, आप देखिए इस देश में कि बीडीओ ऑफिस से लेके, तहसील ऑफिस से लेके, थानेदार से लेके और ऊपर तक चंदा जा रहा है। तो एजुकेशन भी है, सब कुछ है। हमारा देश भगवान की तरफ से तो विश्व गुरु है जी, लेकिन अपने वर्तमान में हम
हमने डिग्रेड किया। हमारी जिम्मेवारी पूरी दुनिया के प्रति थी, क्योंकि हम महान पूर्वजों के वंशज हैं। तो मेरे को ये बात समझ में आई कि हमारे सारे पतन का कारण जो कि वो ये है कि हमने दूसरों के ऊपर नकल की, मॉडल की। हाँ, ऑफ कोर्स मैं ये मानता हूँ कि भारत के पास चेतना का अनंत भंडार है, और टेक्नोलॉजी में हम दूसरे देशों से भी सीख सकते हैं, साइंस इंडस्ट्री या कॉमर्स में, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर उस साइंस इंडस्ट्री कॉमर्स को अपनी चेतना से डायरेक्शन देंगे, ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, टेक्नोलॉजी में गेहूं के हत्थे कटने की मशीन होती है ऑटोमेटिक। पहले वो हाथों से काटते थे, वो ऑटोमेटिक है। तो वो साइंस टेक्नोलॉजी है, कहते तो उसको टेक्नोलॉजी है। तो मतलब हम ऐसी चीजों को आविष्कार क्यों करें, क्यों समझें? तो हम अपने पूर्वजों को भूल गए और हमने अपना मॉडल दूसरे राष्ट्रों की नकल में इकोनॉमिक विकास का नारा लगाया, समग्र विकास की बात को छोड़ दिया, जिसमें कि चेतना का आधार होता है, जिसमें कि सत्कर्म का आधार होता है, त्याग बलिदान होता है, अपने से पहले दूसरों को, समाज को, राष्ट्र को सोचने की बात होती है, उनको हमने छोड़ दिया। प्रकृति के संतुलन को छोड़ दिया जी, और हेल्थ की जो बड़ी बड़ी बातें हैं, खान पान की अच्छी अच्छी बातें, उसको छोड़ दिया, मानवीय रिश्तों की अच्छी अच्छी बातों को छोड़ दिया। और ये डेवलपमेंट मॉडल ऐसा बन गया सर कि इसमें विनाश ही विनाश है। ये ऊपर से आकर्षक दिखता रहेगा, लेकिन ये नेचर को डिस्ट्रॉय करता जाएगा। और इसलिए शायद आपने अभी ये भी कहा कि आविष्कार जो हो रहे हैं जी, वे डिस्ट्रक्टिव हो रहे हैं। मतलब, हाँ, मतलब आपका ये कहना है कि सकारात्मक आविष्कार हो, नहीं है कंस्ट्रक्टिव, हाँ, कंस्ट्रक्टिव हो, डिस्ट्रक्टिव ना हो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। मैं ये दावा करता हूँ सर, और पूरी विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अगर आज वर्ल्ड के थिंक टैंक्स को मेरे से मैं कहीं पर प्रेजेंटेशन दूं, तो मैं साबित कर सकता हूं कि मॉडर्न साइंस टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री कॉमर्स में अराउंड 60 to 70% चीजें ऐसी डेवलप की जा रही हैं जिसकी दुनिया को आवश्यकता नहीं है, और जिससे दुनिया में डिसऑर्डर मल्टीप्लाई हो गए। तो मेरे को वो बात जो आपने कही थी समाज सेवा की और ये अपनी समग्र विकास की कहाँ से आई, वो यहाँ से आई कि हमारे क्रांतिकारियों में, ऋषि महर्षियों में बहुत ऊंची चेतना है। और अगर हम उनके अनुसार अपने आप को मॉडल करेंगे तो ना भ्रष्टाचार होगा, ना गरीबी होगी, ना लाचारी होगी, ना बीमारी होगी। और भारत खेल कूद, वातावरण, संस्कृति, विज्ञान में सब चीजों में वर्ल्ड के लिए एग्जाम्पल बन जाएगा। और हम न केवल यहाँ साउथ एशिया के राष्ट्रों से शुरू होकर के और एशियन कंट्रीज को बड़ी से बड़ी मदद देके हमने मदद देनी है समग्र विकास के कार्यक्रमों की जी, दे करके हम वर्ल्ड के लिए अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं। तो जिस देश में झांसी की रानी, सरदार भगत सिंह, नेताजी, महर्षि दधीची, किन किन का नाम लें सर, जो इतने महान, ये आधुनिक ये मेडिवल हिस्ट्री में शिवाजी महाराज, उनके पुत्र संभाजी महाराज, कितने अत्याचार उनके ऊपर हुए, लेकिन मानवीय मूल्यों को नहीं छोड़ा, बलिदान हो गए। तो अब ये हमारी राजनीति में, प्रशासन में चोर कैसे घुस गए, इनको रिप्लेस कैसे करें? तो ये होगा सर वॉरियर कल्चर से, जितना हम अपनी एजुकेशन, वॉरियर कल्चर से, ठीक है, अपनी एजुकेशन को, इंस्टीट्यूशंस को, डेवलपमेंट को, उसमें हम वॉरियर कल्चर को रिवोल्यूशनाइज कैसे करें सभी चीजों में, ठीक है, जैसे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, सिलेबस है। लेकिन एक चीज सर मैं यहाँ जानना चाहूंगा कि आप जो कह रहे हैं वॉरियर कल्चर, क्या वॉरियर कल्चर की जगह पे आप पेट्रियोटिक कल्चर भी तो कह सकते हैं? पेट्रियोटिक कल्चर थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी सर। क्या है पेट्रियोटिक कल्चर का मतलब हो जाएगा कि उसको ऐसे भी समझ लेते हैं कि किसी व्यक्ति में थोड़ी देश प्रेम की भावना है। लेकिन वॉरियर कल्चर में आएगा कि हमने अपना स्तर अपने पूर्वजों के लेवल पे लेके जाना है, ठीक है, जो हंसते हंसते मानवीय मूल्यों के लिए बलिदान वो यहाँ पे हुए, इस देश में हुए,
और कुछ उधम सिंह जैसे क्रांतिकारी जाके लंदन में भी बलिदान हुए, लेकिन वो पूरी मानव जाति के मानवीय मूल्यों के लिए बलिदान हुए। तो वो जो वॉरियर्स हैं, और वॉरियर से मेरा मतलब है इस देश के ऋषि, महर्षि, क्रांतिकारी, बलिदानी और राजा। ये खाली ये नहीं है कि वो बलिदानी थे, उन्होंने राज भी किया, अच्छे अच्छे जीवन भी जिए, ठीक है। और आप देखेंगे कि बहुत के काल में जैसे गुप्तकालीन राजा हैं, ठीक है। हमारा देश तो भरा पड़ा इतिहास में सर, कल्चर हेरिटेज में। और आधुनिक युग में राजस्थान में महाराणा संग्राम सिंह, उनको समय मिला आर्ट कल्चर के ऊपर काम करने का, कितनी जबरदस्त उन्होंने चीजें तैयार की। तो मेरे को ये भावना यहाँ से आई कि अगर हम अपने देश को पूरी तरह से इसके डेवलपमेंट को वैदिक विज्ञान से, वॉरियर कल्चर से मतलब ऋषि महर्षियों की बिगिनिंग होगी हमारे वैदिक विज्ञान से, और उसी के ऊपर आधारित जब हम सारी अपने जीवन को मैनेज करते हैं, सत्कर्म के लिए, सेल्फ नॉलेज के लिए सबसे ऊंचा हमारा एम होता है हमारी संस्कृति में आत्मविज्ञान, प्यार, प्रेम, सत्कर्म। जब उन चीजों को हाईएस्ट रखते हैं तो हम धीरे धीरे वॉरियर्स में ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, और जब उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं तब देश में गरीबी, लाचारी, बीमारी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी के लिए प्रश्न ही कहाँ बचेगा सर, वो रहेंगे ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए वहां से प्रेरणा है कि अब बहुत हो चुका, हमारा राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन था, मतलब ऐसे ऐसे बलिदान है कि जिनको शब्दों में व्यक्त करना बहुत मुश्किल है, और उतना होने के बावजूद भी हम इतने साल हो गए, ठीक है। और ऐसे ही हमारे देश में समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। रसिया कह रहा है हम आपसे बेहतर हैं, चाइना कह रहा है हम आपसे बेहतर हैं, अमेरिका कह रहा है, यूरोपियन कंट्रीज कह रही है। तो हमारे लिए शर्म की बात है सर ये, और ये शर्म हमने पैदा की अपने पूर्वजों को भूल के। तो ये भाव यहाँ से आया कि अब हम अपने देश के डेवलपमेंट को वॉरियर कल्चर पे लेके जाएंगे सभी चीजों में, इन रिगार्डिंग ऑल द इश्यूज ऑफ ह्यूमन कल्चर्स एंड सिविलाइजेशन, बिगिनिंग विद HRD एजुकेशन, ठीक है। तो ये बात तो यहाँ से आई। तो मतलब ये वॉरियर का अब मुझे जो अर्थ समझ में आ रहा है कि वॉरियर शब्द का अर्थ आपने ये कहा कि जो हमारे ऋषि मुनियों ने, महर्षियों ने जो मानव मूल्यों के लिए अपना बलिदान दिया, वे वॉरियर कहला रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जी। दूसरी चीज सर ने उनका जो विज्ञान है, जितने भी मानवीय सभ्यताओं की, संस्कृतियों की रचनात्मक आवश्यकताएं हैं, चाहे वो अंतरिक्ष विज्ञान हो, चाहे वो योग स्वास्थ्य हो, चाहे वो खेती बाड़ी हो, चाहे वो मनोरंजन संस्कृति हो, चाहे वो खेल कूद हो, चाहे वो भवन कला हो, वो साहित्य हो, या वो नारी का सम्मान हो, वो वर्ल्ड में सबसे टॉप में है। बिल्कुल, ठीक है। तो वर्ल्ड के जितने भी डिसऑर्डर है जो कि मैं कहता हूँ ब्लाइंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस, और इससे भी अच्छा अगर मैं शब्द यूज करूं इसके लिए, मॉडर्न के लिए सर, जो कुछ हो रहा है वो है बार्बरिक इकोनॉमिक प्रोग्रेस, जिसको कहते हैं कि बिल्कुल राक्षसी हो गया। और आप देखिए कि कैसी स्टेज में आ गए हम। दुनिया का कोई भी लीडर नहीं है जो ये कह रहा है कि इन चीजों को कैसे रिफॉर्म करेंगे। अगर चेतना की शक्ति के लिए काम करेंगे तो इकोनॉमिक तो अपने आप हो जाएंगे सर, वो तो बीच में है, ठीक है। फिर वो जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस होगी उससे नेचर में टकराव नहीं होगा। हम वैसा काम कर देंगे, हमारी नदियां, तालाब गंदे नहीं होंगे। बिल्कुल। और एक मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, संयुक्त राष्ट्र संघ का वातावरण का महकमा सर, वो रिपोर्ट कर रहा है कि दिस मॉडर्न मैन इज कंज्यूमिंग 82,000 काइंड्स ऑफ पॉइजन एवरी सेकंड विद एवरी ब्रीथ। तो ये अर्थ में जिसमें भगवान ने, या जिसको भी हम साइंटिफिक लैंग्वेज में कहें रचनाकार ने, हवा शुद्ध दी थी, ठीक है, पहाड़ नदियां सुंदर दी थी। अगर हम आज अपने मॉडर्न होने के अहंकार में और ये कह रहे हैं कि मटीरियलिस्टिक साइंस के बेस पे हम, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं, ये एक अहंकार है। हाँ, तो उससे अगर ये पृथ्वी नर्क बुन चुकी है तो आज राष्ट्रों को सोचने की आवश्यकता है सर बैठ के, और उसमें लीडरशिप दे सकता है भारत। अब भारत में लीडरशिप कौन देगा?
पॉलिटिकल विल पावर है नहीं, ये मेरा एक्सपीरियंस है सर। उसको जब देंगे जब हमारे देश के सामाजिक आध्यात्मिक संगठन खड़े हो जाएंगे। और उसी के लिए ये जो आपने मेरे से बात की है, भारतवर्ष वैरियर कल्चर इंस्टीट्यूट फॉर इंटीग्रल डेवलपमेंट्स, ये मैंने बेसिकली अपने देश के सामाजिक आध्यात्मिक और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए शुरू किया है। बहुत अच्छा। कि अगर गवर्नमेंट के पास पॉलिसी नहीं है, हम अपनी संस्थाओं को खड़ा करेंगे, वहां पर जाएंगे, इकट्ठे होंगे, बात करेंगे, पॉलिसी के ऊपर बात करेंगे। आप सोचिए अगर देश के हजारों आध्यात्मिक संगठन एक हो जाएं, ठीक है, जैसे मेरे कार्यक्रम में जो बेसिक वर्क है, किन्हीं ऊपर हम समग्र विकास का भवन खड़ा करेंगे देश और दुनिया के लिए। तो सर बहुत अच्छा आपने विश्लेषण किया, और उसी से संबंधित मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि आज भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए कई प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं, और वो प्रयास जो है कई बार हम देखते हैं कि व्यक्तिगत स्तर पे भी हो रहे हैं, कई बार सामाजिक एवं राष्ट्रीय स्तर पर भी हो रहे हैं। ऐसे में आपने आज के युवा में समाज और राष्ट्र निर्माण के लिए एक नई चेतना, मैं कहूँगा कि आपने उत्पन्न करने का एक प्रयास किया है। और खासकर जिस बिंदु पे मैं आना चाहता हूँ वो ये है कि खासकर आपने एक नया तरीका ढूंढा है जिसे आप फोक कल्चरल एंटरटेनमेंट भी कहते हैं। तो आप थोड़ा कल्चरल एंटरटेनमेंट के ऊपर प्रकाश डालें कि ये कैसे युवा में एक राष्ट्रवादिता कैसे उत्पन्न कर पाती है। जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, और बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं। मैं आपकी विजडम को सल्यूट करता हूँ। ये है सर, देखो पहले आपने क्वेश्चन पूछा है कि भारत को विश्व गुरु बनाने के प्रयास हो रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से जब से भारत में मोदी जी आए हैं पीएम के रूप में, देश में एक नई चेतना जागृत हुई है, ठीक है। लोगों को होप आई है कि जो हमारी आर्यन कल्चर है उसके वैल्यूज हैं, शायद उनको स्थान मिलेगा, और कुछ ना कुछ मिला भी है, बहुत बहुत मिला है। मतलब अगर हम पूर्व के प्रधानमंत्रियों से माननीय मोदी जी की तुलना करें तो आई थिंक वो बहुत अच्छा कर रहे हैं सर, ठीक है। लेकिन जितना होना चाहिए उसका तो मैं बोलता हूँ 10% भी नहीं है, ठीक है। दूसरों की तुलना में अच्छा है। अब ये विश्व गुरु बनने की बात आ गई है तो कुछ लोग इसको, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस या इंस्टीट्यूशंस या पॉलिटिकल पार्टी बोलती हैं, ठीक है, या आप कहें कि बीजेपी ज्यादा बोलती है, ठीक है। अब विश्व गुरु बनाने की बात क्यों सर? विश्व गुरु तो हम हैं, थे, लेकिन पुनः हम फिर से बनना नहीं। अब देखिए मैं क्या बात कहना चाह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंस की है। अपने पूर्वजों में हम विश्व गुरु हैं, नित्य और अमर। वो नित्य अमर चेतना को रिप्रेजेंट करते हैं अपनी नॉलेज में, अपनी विजडम में, अपने कार्यों में, जी, अपने त्याग में, अपने बलिदान में, अपने परिश्रम में। हम अपने पूर्वजों में विश्व गुरु हैं। अब जब हम कहें कि विश्व गुरु बनाने के प्रयास हो रहे हैं तो इस बात को मैं इगोइस्टिक मानता हूँ, इस एंगल से कि हम ये कह रहे हैं कि हमें अपने पूर्वजों से ज्यादा विजडम आ गया। आप सोचिए, ठीक है, क्या हमारे मॉडर्न पॉलिटिशियन को हमारे पूर्वजों से ज्यादा विजडम आ गया? तभी हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी की बात करते हैं और वेस्टर्नाइज्ड मॉडल के ऊपर। अगर हम भारतीयता के मॉडल के ऊपर वर्ल्ड की नंबर 1 इकोनॉमी हो सकते हैं सर विद इन 5 ईयर्स, ठीक है, अपने मॉडल के ऊपर मैं ये दावा करता हूं। मैंने एक प्रोग्राम दिया है नीति योग के लिए, कंट्राडिक्शंस इन फाइनेंशियल प्लानिंग डेवलपमेंट। उसको मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करता हूं यहाँ पे, ठीक है। विश्व गुरु, एक तरफ तो हम समस्याओं को जन्म दे रहे हैं। आप ये देखिए, आपको मैं खेती बाड़ी का एग्जांपल देता हूं। कितना हमने इसमें जहर, पूरे देश की मिट्टी में जहर पैदा कर दिया। उस मिट्टी में से खान पान में आता है और खान पान, और वो हवा में भी जाता है, गैस भी बनता है। तो हम कितना बजट उसके लिए देते हैं, और फिर कितना बजट हम रोगों को ठीक करने के लिए देते हैं, और कितना बजट हम नेचुरोपैथी के लिए देते हैं। तो ये चीजें कंट्राडिक्टरी है ना सर।
आप बजट को वहीं पे काटिए जहां पे आप पेस्टिसाइड्स को दे रहे हैं, उसकी जगह आप बजट दीजिए एनिमल हस्बेंड्री के लिए, गौ पालन के लिए। हमारे गांव में बड़े बड़े प्रोग्राम हो, यूथ के 1000 गाय हो किसी के पास भैंसे हो, नेचुरल फार्मिंग हो, तो हेल्थ के लिए इतनी चीजें देनी नहीं पड़ेंगी। दिस इज कंट्राडिक्शंस इन फाइनेंशियल प्लानिंग डेवलपमेंट, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंस की बातें हैं सर। हम ये कहेंगे कि हमने 10 लाख करोड़ हेल्थ के लिए दे दिया, हम डिंगे मार रहे हैं सर 10 लाख करोड़ की, एंड वी आर मल्टीप्लाइंग द डिजीज which is uncontrollable, already proven by the modern wisdom, चाहे वो साइंटिफिक हो चाहे वो किसी तरह की हो। तो मैं कह रहा हूं कि विश्व गुरु की बात आपने की थी, तो ये विश्व गुरु की जो आज बात हुई है, किसी एंगल से ये इगोइस्टिक है कि हम कहें कि हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। हम ये कहें कि हम अपने पूर्वजों में जागृत होंगे और उनके विज्ञान को दुनिया को देंगे, फ्यूचर की एप्लीकेशंस के लिए और वर्तमान की एप्लीकेशंस के लिए, और भारत एक विश्व गुरु की लीडरशिप की भूमिका में आ जाएगा हमारे महान पूर्वजों से, हमसे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये बात कहना चाहता हूँ सर। बिल्कुल, ठीक है? मैं यहाँ पे फोक कल्चरल एंटरटेनमेंट के ऊपर भी चाह रहा था। अब है फोक एंटरटेनमेंट कल्चर, आधुनिक जीवन को डिग्रेड करने में जिन चीजों ने भूमिका दी है, जैसे कि मॉडर्न डेमोक्रेसी है, प्रशासन है जो कि वेस्टर्नाइज मॉडल पे चला गया है, ठीक है, ऑफिसर्स की ट्रेनिंग है वेस्टर्नाइज मॉडल पे है। मैं आईएएस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग देख के आया हूँ, कितने ऐशो आराम से रहते हैं वो, ठीक है। वो क्या करेंगे देश के लिए, क्या ट्रेनिंग है सर उनको प्रैक्टिकल कार्यों में। अगर आईएएस अफसर की वैल्यूएशन को चेंज करूं मैं, तो मैं ये कहूंगा कि उसको ट्रेनिंग में ही ब्लॉक के अंदर जिम्मेवारी दे दो कि आपके ब्लॉक के अंदर गरीबी नहीं होगी, लाचारी नहीं होगी, बीमारी नहीं होगी, वो करके प्रूव कीजिए, देन यू आर पास आउट। लेकिन वो नंबरों से वैल्यूएशन है। तो फोक एंटरटेनमेंट कल्चर की जरूरत कहाँ पे पड़ेगी? मैंने आपको ये थोड़े से एग्जाम्पल दिए, चाहे वो HRD हो, चाहे वो पर्सनल ट्रेनिंग हो, चाहे वो डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट हो, चाहे वो वोटें हो, ठीक है। मतलब सभी तरह के प्रोग्रेस में मानवीय जीवन को डिग्रेड कर दिया। उनमें से एक है आर्टिफिशियल एंटरटेनमेंट कल्चर आधुनिक जीवन में, ठीक है। आजादी के बाद अगर कोई यहाँ पर नेताजी PM होते, झांसी की रानी प्राइम मिनिस्टर होती, सरदार भगत सिंह जी होते, महाराणा प्रताप होते, तो मैं 100% बात कहता हूँ सर, ये आर्टिफिशियल एंटरटेनमेंट नहीं होता देश में। दूसरे हम देखो लिटरेचर पढ़ते हैं यूनिवर्सिटीज में, फिक्शन पढ़ते हैं, फिक्शन की कहाँ से जरूरत पड़ी? जब उनके पास वास्तविक चीजें ही नहीं है तो उन्होंने फिक्शन करी, ठीक है। उन देशों के पास वास्तविक चीजें नहीं है एंटरटेनमेंट के लिए, इसलिए उनका एंटरटेनमेंट एक राक्षसी तरह का है, दूसरी तरह का है, ठीक है। वो केवल मैं कहता हूँ कि भोगवादी तरह का है, ठीक है। अब हमारे पास तो हमारे महान पूर्वजों ने, जो कि मैं मानता हूँ मानव जाति के द्वितीय महायोद्धा मैं उनको बोलता हूँ, ठीक है। उन्होंने तो सर एंटरटेनमेंट में भी दुनिया के लिए एग्जाम्पल रख दिए, ठीक है। हमारे देश में एंटरटेनमेंट की जो परंपरा रही है ओरिजिनल, ये तो आजादी के बाद की बात आप छोड़ दें, इसमें तो सारा का सारा पतन है, आज आधुनिक युवा का पूरा पतन है, ठीक है। फिल्म के हीरो ने और फिल्म की हीरोइन ने किया, और मैं उनको दोषी भी मानता हूँ। वो अपने आप को वो खुश होते हैं कि हमें हीरो मानते हैं। अब ये फोक एंटरटेनमेंट कल्चर सर, हमारे देश ने क्या आविष्कार किया, हमारे देश ने महान कवियों को जन्म दिया। बिल्कुल, हमारे राजाओं के दरबार में चारण होते थे जो कि उन्हीं के समकालीन और उन्हीं के ऊपर लिखते थे, मतलब जिनमें ये भी नहीं है कि हम ये भी नहीं बोल सकते कि कहीं जगह भी हो किसी झूठ के लिए। जब आपके दरबार में कवि बैठा है, आपके दरबार में चारण बैठा है और वो लिख रहा है और आपके ऊपर गा रहा है, ठीक, और भावी पीढ़ियों को दे रहा है, तो उसमें किसी असत्य बात होने के लिए जगह ही नहीं है। तो हमारे देश में एंटरटेनमेंट कल्चर रहा है
संस्कृति विज्ञान के महान मूल्यों पे लिखना, वॉरियर्स के ऊपर लिखना, योद्धाओं के ऊपर लिखना, और उसको गाने के माध्यम से अपनी संतान को दे देना। वाह, बहुत अच्छा। ठीक है। और उससे क्या होता है सर, माता पिता का रिश्ता, राजा जनता का रिश्ता। राजा जो हमारे पूर्वज थे, महान राजा, ठीक है, पूजनीय, वो जनता के लिए भी इस तरह के कार्यक्रम रखवाया करते थे, रामायण पे, महाभारत पे। जैसे मैं आपको शिवाजी महाराज का एग्जाम्पल दूं। शिवाजी महाराज 16 वर्ष के थे और पूना में एक चौक है जहां पर उनका जन्मदिन सेलिब्रेट किया जा रहा था जब वो 16 साल के थे। लगभग 1630 का उनका जन्म है, फरवरी। तो महाराष्ट्र में सोलापुर से राम साहेब जी आए। उनको महाराणा प्रताप के वंश में जो पद्मिनी रानी हुई थी, ठीक है, और वहां पे जो बलिदान हुए थे उनके वो ज्ञाता थे। तो उन्होंने शिवाजी महाराज के जन्मदिन पे वो आए विशेष रूप से, और उन्होंने कहा कि मैं आपको यहाँ पर महारानी पद्मिनी के बलिदान की कथा कहना चाहता हूँ। अब वो किस भाव से आए थे? वो इस भाव से आए थे कि शिवाजी महाराज हमारी रक्षा, हमारे देश की संस्कृति की रक्षा के लिए युद्ध करें, उनको मैं प्रेरणा दूं। तो वो राजस्थान में जो बलिदानों का इतिहास था, वो वहां पर शिवाजी महाराज के जन्मदिन पे उन्होंने राम साहेब जी ने गाया। और आज शायद कोई उनका नाम भी ना जानता हो सोलापुर में और महाराष्ट्र में, कहीं गवर्नमेंट ने स्टैचू भी ना लगाया उनका। तो जब उन्होंने वो कहानी सारी की सारी शिवाजी महाराज ने सुनी, शिवाजी महाराज अपनी तलवार खींच के खड़े हो गए और उन्होंने संकल्प लिया कि मैं इन राक्षसों को इस देश में से उखाड़ के फेंक दूंगा, 24 घंटे फाइट करूंगा। फिर उस आदरणीय चारण से पूछा गया कि शिवाजी महाराज ने बोला इनको ये नाम दो, इनको ये दो, ये दो। शिवाजी महाराज तो उनका सम्मान कर रहे थे। उन्होंने हाथ जोड़ के बोला मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को तो अपने राष्ट्र की रक्षा चाहिए, ठीक है, मैं तो आपको बलिदानों की कथा कहने आया हूं। तो आप सोचिए, एक चारण ने शिवाजी महाराज को खड़ा कर दिया। ऐसे ही पहले क्या रिश्ते होते सर, बाबे पोते में होते थे, माता पिता और बच्चों में होते थे। जैसे आज के माता पिता, मेरे को नहीं लगता कोई माता पिता अपने बच्चों को 10 मिनट भी देता हो दिन में। अगर हम अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी कहानी अपने बच्चों को सुनाएंगे। और मैं आपको अपने बारे में भी ये बता दूं कि बचपन में मैंने गोद में बैठ के महाभारत, रामायण की कहानियां सुनी है, ठीक है। तो आप सोचिए, बचपन में जो बिल्कुल जब हमारा माइंड बिल्कुल शुद्ध था, कोई ईर्ष्या नहीं था, द्वेष नहीं था, और वो हमारे खून में उतर गई, उनको अब कोई निकाल नहीं सकता जी। अगर हम अपने बच्चों को अपने महान पूर्वजों के ऊपर लोकगीतों के माध्यम से जानकारी दें, और जब वो छोटे होते हैं वहीं से डेली उनके साथ बैठ के सुने, कार्यक्रम दें, उनको जानकारी दें, ऐसे है बच्चे, ठीक है। तो सोचो वो ये सारा देश तो वॉरियर्स में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा, मैं फोक एंटरटेनमेंट की बात क्यों करता हूं कि हमें बनावटी मनोरंजन क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, जब हमारे पास असली चीजें हैं और दिव्य संगीत है, ठीक है। इसको मैं डिवाइन संगीत बोलता हूं सर, अपने लोकगीतों में जो हमारे कवियों ने दिया, अच्छे गायकों ने गाया। और आर्टिफिशियल एंटरटेनमेंट तो एक अश्लीलता का व्यापार ही है लगभग जी। आप रामायण महाभारत के कलाकारों को छोड़ दो, या ऐसे कलाकारों को छोड़ दो जिन्होंने हिस्ट्री की महान बातों को रिप्रेजेंट किया, आई सैल्यूट देम, ठीक है सर। उसके तरीके ये जितनी फिल्में हैं, फिल्म के हीरो हैं, हीरोइन है। और आप देखिए एक और देश में कितनी बड़ी समस्या है, आपको बड़ा अच्छा लगेगा सुन के। जो लोग फिल्म के हीरो हीरोइन आतंकवादियों तक को फंडिंग करते हैं, हमारे देश के दुश्मनों को फंडिंग करते हैं, और जिन आतंकियों ने इस देश को लूटा उनके नाम पे अपने बच्चों के नाम रखते हैं, उनको अवार्ड मिलते हैं पद्मश्री। और जो लोक गीतों के गायक हैं, ठीक है, उनको कहीं पे कोई सम्मान ही नहीं है। पंडित लक्ष्मीचंद जी हैं जिनको सूर्य कवि की उपाधि मिली है हरियाणा सरकार ने, और लोक गीतों के पितामह का दर्जा दिया। अब भारत रत्न की बात आती है, पंडित लक्ष्मीचंद जी क्यों नहीं भारत रत्न मिला सर? तो
फोक एंटरटेनमेंट कल्चर सर, ये हमारी चेतना के द्वार खोलने के लिए है। जब हम संगीत सुनते हैं तो हम खुश होते हैं, और जब हम खुश होते हैं तो हमारे खून में जो अच्छी अच्छी बातें वो उतरती चली जाएंगी। अब मेरा एक्सपीरियंस ये हुआ कि मैं पिछले 14 वर्षों से काम कर रहा हूँ इंटीग्रल एजुकेशन के लिए। मेरे को देश में एक भी संस्था ऐसी नहीं मिली, वाइस चांसलर नहीं मिला, प्रिंसिपल नहीं मिला जो इंटीग्रल एजुकेशन को समझता हो। तो बहुत ही अच्छा सर, आपने फोक कल्चरल एंटरटेनमेंट को आपने परिभाषित किया कि ये है क्या अपने मूल स्वरूप में, क्योंकि कई लोग मुझे लगता है कि इस परिभाषा से आज भी अनभिज्ञ है। अनभिज्ञ हाँ, सर, पूरी तरह अनभिज्ञ से। है। तो मैं ये भी चाहूँगा सर कि थोड़ा आप एक उदाहरण के साथ इस फोक कल्चरल एंटरटेनमेंट, चूंकि समय की एक मर्यादा है, हम ज़्यादा इस पे नहीं अभी समय दे पाएंगे, लेकिन मैं चाहूँगा कि 1-2 मिनट में एक छोटा एक आप उदाहरण प्रस्तुत करें फोक कल्चरल एंटरटेनमेंट। हाँ, देखो मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ सर। जहाँ पे भी मैं प्रोग्राम देता हूँ, अब किसी इंस्टीट्यूशन में मैं प्रेजेंटेशन देता हूँ, महारथी भगत सिंह नव भारतवर्ष निर्माण प्रोग्राम, तो उसमें मैं इस बात को पंडित लक्ष्मीचंद जी को लेकर, और जो मैंने कंपैरेटिव विश्लेषण दिया आर्टिफिशियल एंटरटेनमेंट के साथ, वो सब दे करके मैं ये बात रखता हूँ कि आपके अंदर आपके अंदर एजुकेशन, ऊंची चेतना देने के लिए फोक कल्चर बहुत काम करेगा। आर्टिफिशियल एंटरटेनमेंट को रिप्लेस किए। तो एक मैं भगत सिंह जी के ऊपर वहाँ रागनी का प्रेजेंटेशन करता हूँ। ऐसे रागनियाँ तो हमारे पास बहुत हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू जितना समय होता है उसके अनुसार कहीं पे 2 रागनी का प्रेजेंटेशन भी हो जाता है, कहीं पर 4 का भी हो जाता है। और मेरे पास तो सर हजारों की संख्या में डिफरेंट थीम्स के ऊपर कैसे कैसे हमारे कवियों ने लिखा जी, हमारी चेतना खोलने के लिए संगीत के माध्यम से। तो एक मैं फोक गीत को मैं उसको साथ में, मैं गायक तो नहीं हूँ, लेकिन उसको लिखा है हमारे हरियाणा राज्य के आदरणीय कवि हैं सुखबीर सिंह। अच्छा, पलम्बिया, उनको आप YouTube पे सुन भी सकते हैं। सुखबीर सिंह पलम्बिया रागनी कैसी कैसी थीम्स पे गाते हैं, आप सुन के हैरान रह जाओगे। और उन्होंने, मैं हरियाणा लोकगीत मुझे बहुत पसंद आते हैं। हाँ, सच बताओ। एक्चुअली पंडित लक्ष्मीचंद जी का जन्म सर यहीं से, हरियाणा से है। अच्छा। तो हिंदी में थोड़ी सी हरियाणवी ट्यूनिंग है। एक्चुअली वो हिंदी भाषा है। अगर हम पूरे देश में लगभग 30-40 वर्ड हरियाणवी भाषा के भेज दें, और बड़े सिंपल हैं, तो कुछ भी दिक्कत नहीं है, समस्या नहीं है समझने के लिए। 30 to 40 वर्ड्स हैं सर केवल, लगभग। तो वो रागनी है सर, उसके बोल हैं, कविता है वो कुर्ब भगत सिंह जी के ऊपर, और 4 को कहते हैं पैराग्राफ्स में, कलियों में सुखबीर सिंह पलम्बिया जी ने भगत सिंह के जीवन का ये बता दिया कि उन्होंने क्या क्या किया। देखो कवि की रीच देखिए आप। और वो उसके बोल हैं, उसकी टेक है रागनी की, कुर्बानी ने देश जगा दिया, रंग लाया यो काम तेरा, और शहीदों के में शहीद आजम लिखा भगत सिंह नाम तेरा। वाह। तो भगत सिंह जी के ऊपर मैं क्यों बिगिनिंग करता हूँ, मैं ये विश करता हूँ कि हमारे यूथ में ये टारगेट हो कि देश की समस्याओं से और दुनिया की समस्या से कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। और सरदार भगत सिंह को जो शौक थे वो अपने पूर्वजों के ज्ञान विज्ञान के थे। महाराणा प्रताप के कितने बड़े फैन थे वो, शिवाजी महाराज के, गुरु गोविंद सिंह के। तो 2 पंक्ति हमारे दर्शकों के लिए आप सुनाए थोड़ा। अच्छा। कैमरा के सम्मुख होते हुए। वो सर देखो मैं लय ताल में तो नहीं गा पाऊंगा, लेकिन थोड़ा जैसे बोल सकता हूँ मैं बोल सकता हूँ। कुर्बानी ने देश जगा दिया, रंग लाया यो काम तेरा, शहीदों के में शहीद आजम लिखा भगत सिंह नाम तेरा। उसको मैं सर संगीत के साथ ट्यून में गा सकता हूँ, ऐसे नहीं, थोड़ा आप उसी में गाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको मैंने पहले भी सुना था और आप गाए थे। उसको उसी लय में थोड़ा आप गाते तो। वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं होगा सर, वो एक्चुअली वो स्टेज पे पॉसिबल होता है। ठीक है। अच्छा, नहीं एक बार हमने सुना था। हाँ, वो अगर आप मेरे को कभी भी देंगे स्टेज जहाँ पर ऑडियंस होगी, तो आप पूरा जोर से सुनेंगे उसको। ठीक है। अभी आपको कई लोग सुन रहे होंगे। तो मैं चाहूंगा, सुन तो रहे हैं, लेकिन वो मतलब मेरा एक्सपीरियंस नहीं है कि मैं अकेला कैमरे के आगे उसको गा सकूं सर। एक बार। कुर्बानी ने देश जगा दिया, रंग लाया यो काम तेरा,
शहीदों के माँ शहीद आजम, लिखा भगत सिंह नाम तेरा, लिखा भगत सिंह नाम तेरा। वो बहुत सुंदर वाह, वाह। रागनी है। बहुत और एक जहाँ पे आप उसको ऑडियंस में सुनेंगे, मैं यूट्यूब के साथ उसको परफॉर्म करता हूँ, तो आप जब तक रागनी चलेगी अपने आप को भूल जाओगे सर, मेरा ये दावा है, आप रागनी में खो जाओगे। और फिर उसके बाद तो रागनियों की बहुत बहुत रागनी है, श्रृंखला है, जितना मेरे को टाइम होता है इंस्टीट्यूशन को होता है, ठीक है। तो अब आर्टिफिशियल एंटरटेनमेंट से हमारा फिजिकल मेंटल सोल हेल्थ डेड हो चुका है सर, क्योंकि सारा दिन हम इसमें ध्यान देते हैं। और मॉडर्न युवा तो हर समय, पहले तो ये टीवी था, अब वो फोन के ऊपर टंगा हुआ है। और मॉडर्न पेरेंट्स अपने बच्चों को सुविधाएं इतनी देते हैं कि वो उनसे बातचीत तो नहीं करना चाहते, लेकिन उनको सुविधाएं देते रहेंगे। तो जब वो शारीरिक, भौतिक, शारीरिक, मानसिक रूप से डेड हो चुके हैं किसी अच्छी बात के लिए, तो ये फोक एंटरटेनमेंट कल्चर एक चाबी का काम करेगा सर। बिल्कुल बिल्कुल। दिल दिमाग के ढक्कन खोलने के लिए, चेतना के लिए, उनके अंदर भगत सिंह जी को सुनेंगे, चंद्रशेखर आजाद को सुनेंगे, चेतना बनेगी। और धीरे धीरे जैसे हम मान लिया कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक से किसी जूस पे आए, पहले कोल्ड ड्रिंक की हैबिट थी, ठीक है, फिर जूस पीने की पड़ी। अगर जूस पीने की हैबिट पड़ गई तो आप सोचिए हमारी शक्ति और चेतना कितनी ऊंची जाएगी। तो ये फोक एंटरटेनमेंट कल्चर ये अमृत है, और आर्टिफिशियल एंटरटेनमेंट जहर है। इट हैज किल्ड द कॉन्शियसनेस ऑफ द नेशन सर। मेरे को नहीं पता कि अभी तक ये किसी प्राइम मिनिस्टर ने या ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने क्यों नहीं सोची ये बातें, ठीक है। और मैं ये मानता हूँ कि वो वास्तव में ज्यादा अपनी कुर्सी के लिए और इकोनॉमिक प्रोग्रेस के फंडे को हवा देने के लिए नौकरियां देंगे। नौकरियां क्यों देंगे? आप ऐसा देश तैयार करो ना कि आपको नौकरी लेने वाला मिले ही नहीं, सब अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। और फिर जो नौकरी करने वाले हों, कोई शौक से आईएएस का काम देना चाहे, सेवा में आ जाओ। शौक से कोई किसी को ज्ञान विज्ञान है, आ जाओ किसी फील्ड में, फिर ऐसा भी हो जाएगा सर। देयर इज ए ट्रिमेंडस पॉसिबिलिटीज ऑफ इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम सारे चीजें मैनेज कर रहे हैं इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए, जब हम सारी चीजें मैनेज करेंगे इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, समग्र परिवर्तन के लिए, तो एक से एक सत्कर्म के रास्ते खुलते चले जाएंगे। जैसे मैं आपको प्लानिंग डेवलपमेंट में बताऊं, एक आइडिया दूंगा आपको, ठीक है, इसके साथ साथ फोक एंटरटेनमेंट कल्चर से अलग। हमारे देश में सर इस समय मैं नितिन गडकरी जी को, प्राइम मिनिस्टर को बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ कि पिछले 10 साल में जितने रोड हमारे देश में बने शायद ही किसी देश में बने हो। एब्सोल्युटली। लेकिन कहीं पे जाके अति भी हो जाती है, हमें कहीं पे ध्यान शिफ्ट भी करना पड़ता है। हमारा देश देखो सर कितना बड़ा देश है। अगर हमें रूरल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में सोचना है और 100% नेचुरल उत्पाद के बारे में सोचना है, 100% जॉब गिवर्स यूथ के बारे में सोचना है। मैं जॉब गिवर्स की बात कर रहा हूं सर, कि हम बाहरले देशों के यूथ को भी जॉब दे सकते हैं। अपने वाले सब लग गए, तो हमें अब इन बड़े रोड से ध्यान शिफ्ट करना चाहिए खेतों में जाने वाले रोड के ऊपर। हमारे देश में जो खेतों में कच्चे रास्ते हैं, अगर वहां पर हम इन्वेस्ट करें 5 साल लगातार, तो पूरे देश में फार्म हाउस बन जाएंगे सर, ठीक है। आप ये सोचिए कितनी चीजें हो सकती है, लेकिन वो उनके लिए चेतना की जरूरत पड़ती है। अब इकोनॉमिक फंडा चलता रहता है, शहरों का फंडा चलता रहता है, और जिन चीजों पर ध्यान देना चाहिए नहीं हो तो मैंने फोक एंटरटेनमेंट से मैं डाइवर्ट हुआ, मैंने बता दिया। नहीं, बहुत ही जरूरी है आज के युवाओं के लिए। मैं समझता हूँ कि फोक एंटरटेनमेंट या फोक कल्चरल एंटरटेनमेंट, इससे सर विल पावर बनेगी यूथ में, बिल्कुल हेल्थ बनेगी, और वो जिंदगी में हारेंगे नहीं। आज तो यूथ को थोड़ी देर में डिप्रेशन हो जाती है, काम कुछ करते नहीं है, और काम करने की उनको आदत नहीं है, पसीना निकालने की आदत नहीं है, मिट्टी से जुड़े काम नहीं करते, और छोटे मोटे काम करके अपने आप को समझते हैं कि हमने काम किया। तो मुझे लगता है सर कि यहाँ पे सेंसर बोर्ड को इसके ऊपर काम करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए सर? देश में नई नई चीजें, ये जो चीप एंटरटेनमेंट की जो एक परंपरा चल पड़ी है देश में पिछले, मैं समझता हूँ 70-80 साल से, तो कहीं ना कहीं मतलब इसके लिए तो हमारे सेंसर बोर्ड ही जिम्मेदार, मैं समझता हूँ। अब यहाँ पर फिर मैं, आपने बात तो बिल्कुल ठीक है, जिम्मेवारी तो सेंसर बोर्ड की है, राजनीति की है, गवर्नेंस की है, लेकिन वो तो उन्होंने काम नहीं किया 70-80 साल में। अब उसको करेगा कौन?
अगर हम कहें कि इसको सेंसर बोर्ड करे, प्राइम मिनिस्टर करे, अगर वो ना करें तब भी देश ऐसे ही है। तो फिर मैं घूम के वहीं आ जाता हूँ जहां से मैंने बिगिनिंग की थी, कि हमें अपने देश में इंस्टीट्यूशंस को, ऑर्गेनाइजेशंस को खड़ा करना है समग्र विकास के लिए। बिल्कुल। अगर वो एकजुट हो गए, अगर वो खड़े हो गए, और उसके लिए मेरे पास प्रोग्राम भी हैं, उनके ऊपर जब आप मेरे से पूछेंगे बेसिक प्रोग्राम्स में आपको जानकारी दूंगा, ठीक है। तो फिर पॉलिटिक्स भी पीछे रह जाएगी, और पॉलिटिक्स को झुकना भी पड़ेगा देश के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, जैसा मैं आपको सुन पा रहा हूं अभी, और उससे जो कई बातें निकल के आ रही है, उस आधार पे मैं कह सकता हूं कि आपने कई फोरम में अपना असंतोष और अपनी नाराजगी भी आपने व्यक्त की है कि आज के शिक्षण संस्थान आपके मुहिम में या अभियान में पर्याप्त, या मैं कहूँगा कि आपके मनोनुकूल सहयोग नहीं दे पा रही है, या आपको पर्याप्त सहयोग नहीं मिल रहा है। तो एक बार आप ही बताएं कि ये सब किसी शिक्षण संस्थान के कोलैबोरेशन में या उनके तत्वावधान में कैसे क्रियान्वित हो सकती है, इसके आसार कैसे आप देखते हैं? इसके लिए आपने कोई मॉड्यूल तैयार किया है जिसको कि शिक्षण संस्थान उसको अपने करिकुलम में इंटीग्रेट कर सके? इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालें। जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया सर। देखो, इसकी पहले तो मैं हिस्ट्री में आपको रूट्स पे लेके जाऊंगा, ऐसा क्यों हो गया भारत में। हमारे देश में गुरुकुल की शिक्षा की परंपरा थी, और गुरुकुल की शिक्षा की परंपरा में 8वीं शताब्दी में यहाँ से बाहर से, मैं आतंकवादी बोलता हूँ, जो कि धर्म के नाम पे जिन्होंने लोगों को काटा, ठीक है, मुगल आए, ठीक है, और जिन्होंने तलवार की नोक पे इस्लाम का प्रचार किया। तो कुछ गुरुकुल तो तब तोड़े गए, हमारे देश में बर्बाद हुए, मतलब। और ऐसे ऐसे गुरुकुल फिर मैं कभी बाद में चर्चा कर लूंगा सर, आपको गुरुकुल के ऊपर होगी स्पेशल। और फिर अंग्रेजों के राज में सर मैकाले वेक, मैकाले यहाँ पर थे वो, और मेरे को लगता है, अगर मैं डेट्स ठीक हो, मेरे को 1835 के आसपास की बात है, वो भारत की शिक्षा के ऊपर एक पॉलिसी लेके आए थे। उससे पहले उन्होंने वो हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर थे शायद इंग्लैंड में। तो वहां पर, वहां की पार्लियामेंट में उनका एक भाषण हुआ था, और उन्होंने कहा था कि अगर हिंदुस्तान, भारत, वहां की शिक्षा पद्धति दुनिया में नंबर 1 है, प्रत्येक पक्ष में गुरुकुल का मैनेजमेंट और गुरुकुल के विषय, वो कह रहे थे कि एक आचार्य 25,000 यूथ्स के गुरुकुल को मैनेज कर सकता है। मतलब सीनियर जूनियर को एजुकेट करता है। ऐसे वहां पर वो एक सीढ़ी रखते थे बना के। तो अगर भारत को लूटना है, उन्होंने कहा सर, तो हमें वहां की गुरुकुल की शिक्षा परंपरा तोड़नी होगी, और नहीं तो भारत में से योद्धा पैदा होते रहेंगे, आप भारत को नहीं लूट पाएंगे। गुरुकुल भारत में वॉरियर्स पैदा करता है, ये उनके भाषण में है सर। जी जी जी। और आप राजीव दीक्षित व्याख्यान को सुनना, यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, आपको वहां से और ज्यादा जानकारी मैंने पढ़ा है इस चीज को। तो फिर वो यहाँ पर उन्होंने शिक्षा नीति ये बनाई, और उसमें शायद वो कहीं पर पार्लियामेंट में भी वो कहीं पर डॉक्यूमेंट अवेलेबल है किसी पुस्तकालय में। उन्होंने ये लिखा हुआ कि भारत में ऐसी शिक्षा पॉलिसी बनाएंगे कि यहाँ के लोग हमारी कंपनी में क्लर्क बनने से ज्यादा ना सोच सके। तो एक तो वो गुरुकुल तोड़ दिए सर, फोर्स के साथ पॉलिसी बना के। दूसरे अंग्रेजी इंप्लीमेंट कर दी। जैसे मैं आर्टिफिशियल एंटरटेनमेंट की बात कर रहा था, हमारे देश में अंग्रेजी को ही शिक्षा मान लिया सर। मतलब अगर हमने बेहतर बनना है, ठीक है, पिछले 70-80 सालों में ये बात हो गई, हमारी देश की चेतना में आधुनिक राजनीतिज्ञों ने डाल दी कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए जी। और मैं ये 100% दावे से बोलता हूं कि अगर इंग्लिश इस देश में से, शिक्षा में से हटा दी जाए, तो तब भी ये देश दुनिया में नंबर 1 जाएगा बहुत तीव्र गति के साथ। क्योंकि फिर
हिंदी से संस्कृत से चेतना का भंडार शुरू हो जाएगा। और जो हमारी रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनमें भी चेतना भरी पड़ी है। और आप जापान, चाइना, दूसरे देशों के एग्जांपल देख लीजिए, फ्रांस के, जिन्होंने इंग्लिश को अपने लिए रोल मॉडल नहीं बनाया, तो वो कैसे देश हैं, इकोनॉमिकली तो कम से कम बोल ही सकते हैं कि हमसे अच्छे हैं। तो ये जो शिक्षा की बात है, संतोष की आपने बात की, इसकी हिस्ट्री में रूट्स हैं। और खासकर आजकल के शिक्षण संस्थानों हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ सर। ये मैं थोड़ी सी रूट्स के ऊपर आपको विश्लेषण दे रहा हूँ। अब ये आजकल के शिक्षण संस्थान है, ये स्कूल्स हो गए या मतलब ITIs हो गई या दूसरे इंस्टीट्यूशन, कुछ तो मतलब सेंट्रल बॉडी से रेगुलेट होते हैं। एक खुशी की बात है कि यूनिवर्सिटीज को ऑटोनोमस कर दिया। अब जो सेंट्रल बॉडीज से, चाहे वो NCT हो, चाहे वो CBSE हो या स्टेट एजुकेशन बोर्ड हो, वहां से रेगुलेट हो रही है चीजें। तो कोई लोकल इंस्टीट्यूशन अपने अंदर कैसे चेंज करेगा? दूसरी बात, अगर कोई वहां पे प्रिंसिपल है, ठीक है, अगर उसको कोई अच्छी चीज मिल भी गई तो क्योंकि उसके अंदर चेतना की कमी होने के कारण, ठीक है, विल पावर की कमी होने के, वो तो कहेगा जैसे मेरे को ऊपर से आदेश है मैं तो उतना ही करूंगा। तो ये जो हमारी जितनी सेंट्रल बॉडीज है जो रेगुलेट कर रही हैं HRD को, देश को, उसके लिए वो जिम्मेदार है, ठीक है। और अकेला प्रिंसिपल अपने लेवल पे कुछ फाइट करे, लेकिन वैसे प्रिंसिपल लीडरशिप नहीं है संस्थाओं में। मेरा एक्सपीरियंस है, पिछले 10 सालों में मैंने लगभग देश की हर एक यूनिवर्सिटीज में प्रोग्राम भेजा है सर, इंटीग्रल एजुकेशन का। किसी एक वाइस चांसलर का भी रिस्पॉन्स नहीं। आप ये सोचिए, वाइस चांसलर कोई छोटी चीज होती है। तो अब सेल्फ ऑटोनोमस यूनिवर्सिटीज की बात है। सेल्फ ऑटोनोमस यूनिवर्सिटीज भी बच्चों को, इनमें भी कोई देश में यूनिवर्सिटी नहीं है जिसने कि इंटीग्रल एजुकेशन के ऊपर सोचा, या एजुकेशन को इस तरह से सोचा हो कि हेल्थ एजुकेशन का मतलब 100% एम्प्लॉयमेंट और हेल्थ, कल्चर, पीस ऑफ माइंड ये होंगी यूथ के अंदर। और वो अपने से पहले देश को सोचेगा, अपने माता पिता को सोचेगा, भाइयों को सोचेगा। तो ये चीजें तो है ही नहीं सर। तो लगभग देश, द एजुकेशन कल्चर ऑफ द नेशन इज डिस्ट्रॉयड, और ओरिजिनल कैरेक्टर इज डिस्ट्रॉयड। और आपने कहीं पहले किसी अमेरिकन प्रोफेसर से, किसी से कभी दूसरे प्रोग्राम में पूछा है कि हमारे देश की यूनिवर्सिटी में से क्यों भी एक भी 100 की रैंकिंग में नहीं है? तो ये मैं 100% दावे से कहता हूं सर, हम दूसरों की नकल छोड़ दें और इंटीग्रल एजुकेशन पे काम करें तो हमारे देश की सब यूनिवर्सिटीज वर्ल्ड में टॉप में जाएंगी। अब हम अपनी ओरिजिनलिटी को छोड़ के दूसरों को नकल कर रहे हैं, ठीक है। तो अपनी ओरिजिनलिटी छोड़ दी, जो हमारे अंदर दुनिया से बेहतरीन चीजें थी, और उनकी नकल करते करते हम इन्फीरियर हो गए, ठीक है। उनकी कितनी भी नकल करेंगे हम तो इन्फीरियर ही रहेंगे सर। हार्वर्ड कहेगा मैं नंबर 1 हूँ, हार्वर्ड कहीं नंबर 1 नहीं है सर। अगर हम इंटीग्रल एजुकेशन पे आ जाए, मैं दावा ये करूंगा कि हार्वर्ड का वाइस चांसलर भी आपके पास ट्रेनिंग को आएगा। दूसरों की तो बात क्या कहूँ सर, ठीक है। अब इंटीग्रल एजुकेशन का युग भारत में शुरू होना है, और वो मैं सपना देख रहा हूँ। संस्थाओं को खड़ा करूंगा, अगर राजनीति भी नहीं खड़ी होगी, देश को खड़ा करने के लिए संघर्ष करूंगा। जितने भी मेरे अंदर संसाधन है व्यक्तिगत, वो आपको पता है, एज ए फार्मर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ इसमें। कहीं से मेरे को इसमें कोई अभी तक मदद भी नहीं है, सपोर्ट भी नहीं है, ठीक है। तो इंटीग्रल एजुकेशन से सर वो चीजें, मतलब आपने पूछा था कि असंतोष है। असंतोष तो सर किसी से व्यक्तिगत तो क्या करना, देश की जो पॉलिसी है, देश की जो डेमोक्रेसी है, राजनीतिक लीडरशिप है, अगर उनके अंदर विल पावर नहीं है, ज्यादा चिंता उनको कुर्सी की रहती है, स्ट्रॉन्ग निर्णय नहीं ले सकते, ठीक है, असंतोष वहां पे है सर बेसिकली। अच्छा, ठीक है। नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी आपने सपने देखे हैं उन सपनों को हम साकार करने की कोशिश करेंगे। तो आपका सपना हम सब का सपना है। हाँ, और जो आपने इंटीग्रल एजुकेशन की बात कही है, ये समय की मांग भी है, और तभी हम अपने आप को, मैं कह सकता हूँ कि विश्व गुरु बनाने की स्थिति में बेहतर हो पाएंगे। बहुत ही अच्छा। आगे मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ, और वो प्रश्न मेरे बहुत ही संक्षेप में प्रश्न होंगे, और मैं उम्मीद करूँगा कि उनके उत्तर भी आप संक्षेप में ही दें। जी,
तो मैं आपसे 5 प्रश्न करने जा रहा हूं और वो सभी प्रश्न आपके अभियान से ही संबंधित हैं। सबसे पहले मैंने कहीं देखा कि आपने जिक्र किया है एक महारथी भगत सिंह नव भारत निर्माण कार्यक्रम। तो बिल्कुल संक्षेप में बताएं कि क्या इस कार्यक्रम का उद्देश्य आखिर क्या है? इस कार्यक्रम का उद्देश्य सर ये है कि इसमें हमने टॉप टीचिंग प्रॉब्लम ली है मॉडर्न यूथ की, वो है सोशल मीडिया और एंटरटेनमेंट कल्चर। हमारे यूथ के माइंड को जो स्थिर नहीं होने दे रही हैं चीज़ें, और उनका माइंड ब्लॉक है, लॉक ही होता जा रहा है उनकी ये पावर आधुनिक एंटरटेनमेंट से और सोशल मीडिया से, क्योंकि वो हर तरह की नेगेटिव चीज़ों में एंगेज्ड है। तो इसमें हमने दिस प्रोग्राम इज, उसको मैं इंग्लिश में कहूँ, इंटीग्रल एजुकेशन थ्रू सोशल मीडिया एंड एंटरटेनमेंट कल्चर, कि हम अपने इंस्टीट्यूशंस को एक रणनीति दें साइंटिफिक कल्चरल, कि सोशल मीडिया को भारतीय संस्कृति विज्ञान पे रिवोल्यूशनाइज करने के लिए क्या करें, क्या साइंटिफिक कल्चरल और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो, कल्चर हो, अनुशासन हो, कई तरह की बातें इंक्लूड हैं सर इसमें। फिर उसमें फोल्क एंटरटेनमेंट है, अब जिसके ऊपर कि आपने काफी चर्चा किया। तो फोल्क एंटरटेनमेंट, तो ये मैंने पहले भी कहा कि आर्टिफिशियल एंटरटेनमेंट से देश की चेतना लॉक हो चुकी है, ब्लॉक हो चुकी है जी, और फोल्क एंटरटेनमेंट उसको खोलने का काम करेगा चाबी की तरह जी। अगर हम वॉरियर्स के ऊपर, मैं कहीं पे भी जाता हूँ पहले वॉरियर्स के ऊपर मैं रागनी देता हूँ, फिर वो जोश आ जाता है उनके अंदर, कुछ चेतना जागृत होती है, फिर वो अच्छे विषयों को सुन सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप अब ये बताएं कि ये जो आपने ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट आइडियाज आपने कई जगह जिक्र किया है, वो क्या है ये ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट आइडियाज स्पेशली फॉर इंटीग्रल डेवलपमेंट? जी देखो सर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हमारे देश में वैरायटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस है, ठीक है, एग्जिस्ट करते हैं। आज हम आज़ाद देश में रहते हैं, सबको ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन कहीं टीचर्स के हैं, कहीं मीडिया वालों के हैं, कहीं फिल्म वालों के हैं, कर्मचारियों के हैं, ठीक है, वैरायटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। तो ऑर्गेनाइजेशनल में ये आएगा, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूं, जैसे हमारे देश में बार यूनियंस हैं, अब मैं उसके ऊपर क्या ऑर्गेनाइजेशन की रणनीति दूंगा, जो मैंने लिखा भी है, डिजाइन भी कर रहा हूँ, वो है भारतवर्ष किंग विक्रमादित्य नेशनल काउंसिल ऑफ बार यूनियंस फॉर इंटीग्रल डेवलपमेंट्स। ये क्या काम करेगा? ये बार यूनियंस में जो नेगेटिव लोग घुस गए हैं लीडरशिप में, उनको पॉजिटिव करेगा या उनको आउट करेगा, और उनको जो देश के जनरल लक्ष्य है समग्र विकास के, सेंट्रल मिनिस्ट्री के प्लानिंग डेवलपमेंट में, वहां पर वो कैसे योगदान देंगे उसकी रणनीति देगा वो। मतलब अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन। और लैंड जस्टिस में जो यांत्रिकता आ गई है, हमारा लैंड जस्टिस तो पूरी तरह से यांत्रिकता है। आप ये देखिए, मेरे को कहने में बड़ा दुख होता है सर, हमारे आधुनिक डेमोक्रेसी में माननीय योगी जी मुख्यमंत्री यूपी के, मैं ये मानता हूं कि आधुनिक राष्ट्रों के प्रजातंत्रात्मक इतिहास में शायद ही ऐसा लीडर हुआ हो, इतनी विल पावर, डिटर्मिनेशन, क्राइम को उखेड़ने की, सबके लिए समावेश करने की, विकास की, ठीक है, कल्चरल वैल्यूज की, बिल्कुल। और वो जो इतने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, क्राइम को उखाड़ने का काम कर रहे हैं बुलडोजर से, ठीक है, क्योंकि अगर अपराधियों के पास जनता को लूट के जबरदस्ती अधिकार की संपत्ति होगी तो वो अपराध तो करते रहेंगे, और उसको सुप्रीम कोर्ट का जज रोक दे। आप सोचिए, ठीक है, मदरसों की रिफॉर्मेशन का काम कर रहे हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट का जज रोक दे। आप ये सोचिए, एक मुख्यमंत्री भी अगर काम नहीं कर सकता डिटरमाइंड, तो लैंड जस्टिस में क्या हम, ठीक है, हाँ, और सारे काम इंग्लिश में होते हैं, क्यों भाई? रीजनल लैंग्वेजेस में क्यों नहीं, हिंदी में क्यों नहीं? काले कोट पहन के आप इंग्लिश बोलते रहेंगे और अंग्रेजों की तरह यासिया करते रहेंगे बाहरले देशों में जाके, ठीक है। तो ये मैंने आपको ऑर्गेनाइजेशनल बातें कही। इंस्टीट्यूशनल क्या होगा? लैंड जस्टिस के इंस्टीट्यूशंस में ग्रोथ ऑफ कॉन्शियसनेस के प्रोग्राम दिए जाएंगे,
ठीक ठीक। वो अलग से है, ठीक है। बिल्कुल। और ये ऑर्गेनाइजेशनल है। एक और मैं एग्जांपल दे दूं आपको ऑर्गेनाइजेशन। एक यहाँ पे मैं थोड़ा रोकना चाहूंगा कि ये पार्लियामेंट्री बिल्स का आइडिया क्या है इंटीग्रल डेवलपमेंट? हाँ, पार्लियामेंट्री बिल्स का ये आइडिया सर, हमारी जितनी भी आजादी के बाद मॉडर्न प्रोग्रेस है, चेंज है, वो यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर मॉडल की गई है। उसमें वो भारतीय जो हमारे महान पूर्वज हैं उनके ज्ञान विज्ञान को लेकर के मॉडल नहीं की गई है। तो अभी जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन में चीजें हैं या पार्लियामेंट्री बिल बनते हैं, वो समस्याओं के ऊपर समस्याओं को रोल करते जा रहे हैं। वो उनके अंदर वो चेतना नहीं है कि समस्या को देश में हर एक बिंदु पे पकड़ सकें। जैसे टेररिज्म है, उसके केवल रिलीजन में ही केंद्र नहीं है, ठीक है, उसके साइंस में भी हैं, टेक्नोलॉजी में भी हैं, एजुकेशन में भी हैं। आप कहेंगे सर एजुकेशन में कैसे हैं, ठीक है, ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं, ठीक है। एजुकेशन में कहीं भगत सिंह जी को आतंकवादी लिख दिया गया, ठीक है, और एजुकेशन में, ठीक है, ये सिखाया गया कि अपने लिए कुछ भी करो, अपने लिए मांस भी खाओ, तो आतंकवाद को जन्म देगा कि नहीं देगा सर? बिल्कुल, ठीक है। तो मतलब वैसी चेतना के ऊपर काम करना कि समस्याओं को सभी बिंदुओं में से हम पहचान सकें, उखाड़ने की रणनीति दे सकें, और इसलिए सारे प्रोग्राम सर, the programs are going to be applicable to 16 to 28 central ministries, and all are foundational things, all are interdisciplinary things. बिल्कुल। मेरा चौथा प्रश्न यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपका ये है कि अर्थ स्टेट डेवलपमेंट, ये क्या कॉन्सेप्ट है अर्थ स्टेट? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा सर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ आपकी विजडम को, ठीक है। अर्थ स्टेट, अभी देखो सर, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएनओ ने जन्म लिया, दुनिया को एक आवश्यकता पड़ी कि युद्धों को रोक सकें। अभी यूएनओ तो बन गया और युद्धों तक उसको सीमित रख करके वो काम हमने शुरू किया था वर्ल्ड ने, लेकिन युद्ध तो रुके नहीं। अब युद्ध जो पहले लड़े जाते थे, जैसे मेरे और आपके बीच में कुछ टकराव है, अगर वो लड़ा गया तो वो शांत भी हो जाएगा, लेकिन आज के युद्ध हो गए हैं कोल्ड वार कंपटीशंस, और वो कहीं ना कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट का शेप भी लेते रहते हैं। तो अर्थ स्टेट हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में महर्षि अरविंद हुए, जिनको नेताजी ने अपना गुरु माना, जिनका कि पौंडीचेरी में आश्रम है, और भारत के सबसे पहले आईएएस टॉपर थे महर्षि अरविंद। तो उन्होंने लगभग 40 वर्ष पौंडीचेरी में भारतीय संस्कृति विज्ञान के ऊपर लिखा। उनमें से एक फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर, द ह्यूमन साइकिल, और सावित्री, जो कि नोबेल पीस प्राइज के लिए इनवाइट किया गया था, ठीक है। और इंग्लिश में भी अगर आज तक का कोई बेस्ट नॉलेज लिखा गया तो एक भारतीय ने लिखा, वो लिखा महर्षि अरविंद ने सर। इंग्लिश लैंग्वेज की उपयोगिता दी वर्ल्ड को। तो उन्होंने मॉडर्न यूएन, उन्होंने कहा कि ये कोई चीज अपने आप में फाइनल चीज नहीं है। जब भारत अपनी चेतना में जागृत होगा, समय आएगा, तब भारत दुनिया को सेंट्रल मिनिस्ट्रीज के प्लानिंग डेवलपमेंट को समग्र विकास के लक्ष्यों पे यूनाइट करने के, जोड़ने के और रणनीति की देगा। और इसलिए मेरे प्रोग्राम्स में एक प्रोग्राम है, तो उससे ही आप अर्थ स्टेट डेवलपमेंट। हाँ, इसमें एक अलग से प्रोग्राम है सर, वो अराउंड 50 पेजेस में आता है, उसकी हेडलाइंस, भारतवर्ष वेरियर कल्चर प्रोग्राम्स फॉर इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यूएनओ इनटू अर्थ स्टेट। तो उसमें इंस्टीट्यूशनल मेथड क्या होंगे, रिसर्च डेवलपमेंट के क्या होंगे, और उसमें मेरा एक विजन है, और शायद वो मेरे अंदर से बात आती है कि उसमें लगभग 70 to 80 इंस्टीट्यूट्स हैं, अर्थ इंस्टीट्यूट्स की धारणा है अलग से, ठीक है। और वो महाराष्ट्र में पूना बेंगलोर के इलाके में शायद अगर कभी हुआ वो, तो अर्थ स्टेट का हेडक्वार्टर भी भारत में होगा, ऐसा मेरा विजन है सर। और उसके लिए हम, अगर प्राइम मिनिस्टर जी ने रुचि ली ठीक से, तो मैं तो चाहूंगा कि एट द अर्लीस्ट उसके बेसिक आइडिया यूएनओ की जनरल असेंबली में प्रेजेंटेशन हो जाए, और उनके ऊपर वो डिपेंड भी नहीं रहेगा सर। मैं उसमें ऐसी रणनीति देने जा रहा हूँ कि अर्थ स्टेट के बेसिक आइडियाज आप वर्ल्ड के लिए भारत से इनिशिएट कीजिए, ठीक है। तो धीरे धीरे वर्ल्ड की चेतना बनेगी। बहुत बढ़िया, ठीक है। ये नहीं है कि रसिया ने बोल दिया, चाइना ने बोल दिया, अमेरिका ने बोल दिया, भारत में नहीं होगा।
उनके बोलने के ऊपर डिपेंड नहीं, हम वो कार्य शुरू करेंगे और वो कार्य शेप लेगा। बहुत अच्छा, ऐसा बहुत भी। अच्छा। तो पांचवा प्रश्न मेरा प्रश्न नहीं, बल्कि मैं चाहूंगा कि ये एक पीस मैसेज है। जो भी विशेष अतिथि हमसे जुड़ते हैं तो हम उनसे आग्रह करते हैं कि हमारे युवाओं के लिए, समाज के लिए एक शांति संदेश दें, जो कि समाज ही नहीं, सभी मतलब विश्व कल्याण के लिए वो प्रेरणादायी हो, लाभकारी हो। ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया सर, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। आपके विजडम को मेरे को अगेन अगेन सल्यूट करना है। ठीक है, देखो इस ये शांति संदेश में 2-3 संदर्भ को जोड़ के दूंगा। एक तो गीता ज्ञान और एक आधुनिक प्रॉब्लम्स, दोनों को जोड़कर मैं अपने आधुनिक युवाओं को, नागरिकों को शांति संदेश दूंगा कि वास्तव में शांति है क्या। अब हम ये वर्ल्ड, ठीक है, और ख़ास तौर से यूथ, जैसे मैंने सोशल मीडिया की चर्चा करी या बेरोजगारी की चर्चा करी, आर्टिफिशियल एंटरटेनमेंट की करी, तो डिस्टरबेंस तो बढ़ता जा रहा है ना माइंड में। प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं, अपराध बढ़ता जा रहा है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है, ठीक है, हेल्थ की प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं, तो पीस इज इम्पॉसिबल। अब पीस कहाँ से आए, शांति संदेश क्या दूं मैं? वो मेरे को गीता से मिलता है सर। वो मैं ये कहूंगा यूथ को और अपने देश के नागरिकों को कि आप कम से कम जो शिक्षित लोग हैं, आप ये निर्णय लें कि हम देश की और दुनिया की समस्याओं पे लड़ेंगे। और शांति का मेरा संदेश ये है कि हम युद्ध के बीच में भी अगर हमारी चेतना स्थिर है तो उसको मैं शांति मानता हूं सर। ये नहीं है कि हम समस्याओं से भाग गए, हम कहीं मंदिर में जाके बैठ गए, ठीक है, हमने गीत संगीत सुन लिया, नहीं नहीं। जैसे अर्जुन मानवीय मूल्यों के लिए युद्ध के बीच में लड़ रहे थे, लेकिन फिर भी उनकी आत्मा स्थिर थी, चेतना स्थिर थी, वहां पे भी शांत थे। और न केवल अर्जुन, हमारे देश के सभी क्रांतिकारियों को देखिए, ऋषि महर्षियों को देखिए, कितने त्याग बलिदान, अपना सब कुछ महान से महान संघर्षों में, बलिदानों में, शारीरिक पीड़ाओं में, उनके अंदर चेतना में स्थिर रहे, लेकिन देश और दुनिया की समस्याओं पे लड़ते रहे। तो मेरा शांति का संदेश ये है कि शांति कहीं फिल्म देखने में नहीं है, किसी भोगवाद में नहीं है, ठीक है। अगर हम देश और दुनिया में से समस्याओं को फाइट आउट करने का निर्णय लेंगे तो उस संघर्ष के बीच में अगर हम अपने अंदर स्थिर रह सकते हैं तो अपने आप को शांत मानिए, अदरवाइज ये सोचिए कि आपको शांति मिलेगी नहीं सर। बहुत अच्छा। तो सर आज आप हमसे जुड़े उसके लिए आपका विशेष धन्यवाद, और आपके सराहनीय सामाजिक कार्यों के लिए लाइफ एक्सप्रेस की जूरी ने आपके लिए एक विशेष सम्मान की घोषणा की है, और वो सम्मान है लाइफ एक्सप्रेस अवार्ड ऑफ आइकॉनिक सोशल रिफॉर्मर। और इस अवार्ड को सहर्ष स्वीकार करने के लिए मैं अपनी टीम और अपने समस्त दर्शकों की ओर से आपको इस उपलब्धि पर ढेरों बधाई देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं चाहूँगा कि भविष्य में भी आप लाइफ एक्सप्रेस से जुड़ें, और जो भी आपके ये विचार हैं समाज के उत्थान के लिए, वो हमसे साझा करते रहें, ताकि हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ऐसे जो आपने मेरे लिए अवार्ड डिक्लेयर किया, मैं अपने आप को इसी योग्य मानता नहीं हूँ, क्योंकि ऐसा कोई काम हम जिंदगी में कर नहीं पाए, लेकिन वो आप क्या, मैं कहूँगा महानता है, बड़प्पन है, ठीक है, लेकिन मैं खुद योग्य नहीं हूँ सर इन चीज़ों के लिए। तो आपने प्रयासरत हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है सर। आपने मेरे को समय दिया, बुलाया, इन चीज़ों पे बोलने का अवसर दिया, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि समग्र विकास को लेकर के हम भविष्य में खाली शाब्दिक बातें नहीं करेंगे, प्लानिंग डेवलपमेंट की रणनीति के ऊपर बात करेंगे। अपने देश में ऑर्गेनाइजेशनल इंस्टीट्यूशनल चीज़ें क्या हों, सो दैट हमारे देश के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो उनसे उनको बेनिफिट हो, और फिर इस भारतवर्ष का राइज हो। जैसा कि आपने कहा कि विश्व गुरु, और मैंने कहा कि विश्व गुरु तो हम अपने पूर्वजों में हैं, अब हमने अपनी मूर्खताओं से बाहर आना है, ठीक है। आपने मेरे को इनवाइट किया, बुलाया, बहुत बहुत और उसके लिए सर मेरे पास आपके धन्यवाद के लिए शब्द नहीं है।
लाइफ एक्सप्रेस को मैं देश और दुनिया के निर्माण के लिए बड़ी बड़ी शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। LXP Award of Iconic Social Reformer is proudly presented to Dr. Mahinder Kumar for his exemplary social service through integral education on 14th December 2024. नमस्कार दोस्तों, हमेशा की तरह आज के IKS सेगमेंट में सबसे पहले हम एक ह्यूमन वैल्यू सीखेंगे और उसके बाद हम एक भारत के पारंपरिक मान्यता या ट्रेडिशनल बिलीफ के वैज्ञानिक कारण को भी समझेंगे। लेकिन पहले हम बात करेंगे ह्यूमन वैल्यू की। पिछला ह्यूमन वैल्यू जो हमने हिंदी अल्फ़ाबेट के जरिए सीखा था वो था जिज्ञासा, और हिंदी का अगला लेटर या अक्षर है झ। अब आप सोच रहे होंगे कि झ से क्या हो सकता है। झ से देखा जाए तो बहुत ही कम ह्यूमन वैल्यू हैं, और उन्हीं कारणों से मैंने आज शब्द नहीं बल्कि झ से एक ह्यूमन वैल्यू का एक छोटा वाक्य लिया है जो कि एक आदर्श जीवन के लिए बहुत ही अनिवार्य है, और वो वाक्य है झूठ मत बोलो, यानी डोंट टेल अ लाई। आई डोंट थिंक आई शुड एक्सप्लेन why one should not tell a lie. We all have been taught right from our childhood that we should not tell a lie in any situation. और ये कहते हुए बड़ा ही दुख होता है कि कई लोगों का जीवन, कई व्यवसाय की नींव झूठ पे ही टिकी हुई है, और नतीजा ये है कि लोग आज बहुत ही अशांत जीवन जी रहे हैं झूठ बोलने के कारण। इसलिए हमेशा कोशिश रहे कि झूठ का सहारा न लेना पड़े। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी एक पारंपरिक मान्यता के वैज्ञानिक कारण की ओर, और इसके अंतर्गत आज हम समझेंगे पूजा में पान सुपारी का वैज्ञानिक महत्व अकॉर्डिंग टू KV सिंह। किसी भी सनातन पूजा पाठ में पान सुपारी उसके अभिन्न अंग हैं। इन दोनों पदार्थों में अपने अपने विशिष्ट गुण हैं जिनके कारण इन्हें हर पूजा पद्धति में प्रयोग किया जाता है। पान की बेल को नागर बेल भी कहते हैं। पान की बेल बहुत ही सात्विक होती है। पान के पत्ते के द्वारा हम वायुमंडल से दैविक तरंगों को अपनी ओर खींच सकते हैं। इन दैविक तरंगों को ग्रहण करने के लिए पान के पत्ते में उसका डंठल बहुत जरूरी है। बिना डंठल का पान का पत्ता उपयोगी नहीं रहता। इसलिए पान के पत्ते के डंठल को देवी देवता की तरफ करके ही अर्पण किया जाता है, क्योंकि डंठल के द्वारा ही पान का पत्ता देव कण को अपने में समाविष्ट करता है। पान का पत्ता भूलोक व ब्रह्मलोक को जोड़ने की कड़ी का कार्य करता है। नागर बेल में भूमि तरंगे व ब्रह्म तरंगे आकृष्ट करने की क्षमता है। पान का पत्ता औषधि के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। इसमें पौष्टिक गुण हैं, इसलिए विवाह के समय वर वधू को पान खिलाने की प्रथा भी प्रचलित है। अब आते हैं सुपारी पे। सुपारी दो प्रकार की होती है, एक लाल जो गोल सी होती है और दूसरी श्वेत जो अंडाकार होती है। अंडाकार श्वेत सुपारी पूजा के लिए अधिक उपयुक्त है। सुपारी में पृथ्वी व आप जल तत्वों के कणों का सुंदर संयोग होता है। सुपारी में विद्यमान आप तत्व या जल तत्व के कण उसमें विद्यमान देव कणों को प्रवाही बनाते हैं। लाल सुपारी की अपेक्षा श्वेत सुपारी का प्रयोग अधिक फलदायक माना गया है, क्योंकि श्वेत सुपारी में देवताओं के तत्व आकृष्ट करने की और सात्विक तरंगों को
प्रक्षेपित करने की अधिक क्षमता होती है। पान सुपारी के इन्हीं विशेष गुणों के कारण ये दोनों पूजा पाठ के अभिन्न अंग हैं। आज के सत्र की समाप्ति मैं फिर एक आह्वान के साथ करूंगा, खासकर डॉक्टर महेंद्र जी की बातचीत से निकले कुछ मुख्य अंश को लेकर। सबसे पहली बात कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, खासकर मूवीज एंड टीवी सीरियल्स, हैव कॉज्ड मोर हार्म देन गुड टू इंडियाज ट्रेडिशनल वैल्यूज, जिसका सख्त विरोध होना चाहिए, विशेषकर फिल्म निर्माता, फिल्म कलाकार एवं सेंसर बोर्ड द्वारा। स्टोरी राइटर को ऐसे थीम चुनने चाहिए जिससे समाज में एक सकारात्मक शांति एवं सौहार्द का संदेश जाए, न कि नफरत एवं कुकृत्य का। दूसरी बात भारत के विश्व गुरु बनाने की है, तो डॉक्टर महेंद्र जी ने सही कहा कि हमें शिक्षा में भारतीय मानकों को अपने गुणवत्ता का मापदंड बनाना होगा, जिसके दम पर भारत कभी पूरी दुनिया के लिए विश्व गुरु था। वेस्ट के बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करके हम विश्व गुरु तो नहीं, बस विश्व चेला बनकर रह जाएंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन एंजॉय योर टाइम मीनिंगफुली, और हाँ, अपना और अपनों का भी ख्याल रखें। जय हिंद।